हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 FX। वर्ष 2024 में आया हुआ जो प्रश्न पत्र है, ये उसका 6वां सेट है और इस सेट का आज का जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक के सभी खंड को हल किया है और आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से आगे के कुछ सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में या इस पार्ट में हमने जो प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, उसमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट है यानी जिनका उत्तर हमें लिखना है, इनके जवाब हमने पहले से लिख रखा है ताकि हम आपका समय बचा सकें। और जो न्यूमेरिकल के प्रश्न हैं इनको हम आपको लगा के दिखाएंगे और लगाना आपको सिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित किन कारकों पर और किस प्रकार से निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध। तो ये पूछा है, ये दोनों लोग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और किस तरीके से डिपेंड करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो इसका जवाब हमने ऑलरेडी लिख लिया है, जिससे आपका समय बच सके। तो पहले हमने हेडिंग डाल दिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और कुछ इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम के कॉपी में भी लिखना है। नंबर 1, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। यहाँ जो ये R लिखा है ये है आंतरिक प्रतिरोध और ये जो D है ये डिस्टेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, या बीच की दूरी घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। ये इस सिंबल का मतलब हुआ। नंबर 2, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना बड़ा क्षेत्रफल का लेंगे रेजिस्टेंस उतना घटेगा और जितने कम क्षेत्रफल का लेंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। नंबर 3, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेट करते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट करेंगे तनु करेंगे उतना ही उसका आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। उसके बाद है चालक का प्रतिरोध किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो उसके लिए भी हमने 3 बिंदु लिख लिए हैं। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कोई कंडक्टर है उसकी लंबाई जितनी बड़ी होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना बड़ा होगा। और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बड़ा क्षेत्रफल होगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो कम रेजिस्टेंस, और पतला अगर है यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है तो उसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। नंबर 3, चालक पदार्थ के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाने लगेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यह है सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट का जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग दिया है और उसको इस समीकरण के द्वारा E बराबर दिया है 100 का 6 × 10⁻⁴ वोल्ट बटे मीटर से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना करो। माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकालना है और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। 3 चीज हमें निकालनी है और ये जो इक्वेशन दिया है ये है विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है। तो आइए इसको लगाते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड, और इस दूसरे खंड में E की वैल्यू है 100 cos 6 × 10⁻⁴ अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है वो क्या है, ये वाली जो है ये है E0, ये है ओमेगा और ये है K। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इससे मिलता जुलता समीकरण E0 cos ⍵t + kx से तुलना करने पर, तो जब तुलना करोगे तो E0 जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र का आयाम, कभी कभी ये भी पूछा जाता है सवाल में
तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का आयाम 100, मात्रक के साथ लिखेंगे न्यूटन बटे कूलाम। ये हो गया। उसके बाद ओमेगा की जगह पे लिखा है 6 गुणे 10 पे 8 की घात। छः गुणे 10 पे पावर 8। ये आवृत्ति है, ये जो लिखा हुआ है। तो इस आवृत्ति को भी आप मात्रक के रूप में लिख सकते हो, और इसका जो मात्रक होता है इसके सूत्र से ही आप निकाल सकते हो। ओमेगा का होता है 2 पाई एन, जहाँ एन जो होता है उसका मात्रक होता है प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड, और ये जो के है उसकी जगह पे 4 है, तो यहाँ लिख देते हैं उसको के बराबर 4। इसका मात्रक होगा प्रति मीटर। तो ई नॉट, ओमेगा और के ये सारी वैल्यू मिल गई। अब इसमें पूछा है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, माध्यम में उसकी स्पीड चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है, उसकी रफ्तार नहीं दिया हुआ है। तो अब रफ्तार निकालने के लिए आपको अलग अलग सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें v निकालना है तो v का सूत्र होता है n लैम्डा। यहाँ पे देखो, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो अब कहोगे कि यहाँ पे लैम्डा गायब है, तो लैम्डा कैसे खोजेंगे, उसके लिए सूत्र, या फिर आप चाहे ओमेगा बाई के लिख लो, वो भी स्पीड का सूत्र होता है। लेकिन हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। हम लिखेंगे चूंकि v बराबर n यानी न्यू या f, ये न्यू आवृत्ति है, इंटू लैम्डा। अब हम इसको लिख सकते हैं न्यू, और लैम्डा को लिख सकते हैं 1 बटे लैम्डा। अंश हर में 2 पाई से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई न्यू, और नीचे 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई न्यू को हम ओमेगा कहते हैं, और 2 पाई बाई लैम्डा को हम के कहते हैं। यानी हम समझ गए कि जो v की वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा बाई के। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 6 गुणे 10 पे 8 की घात है, और k की वैल्यू है 4। इसका मात्रक है प्रति सेकंड, इसका मात्रक है प्रति मीटर। तो मीटर ऊपर सेकंड नीचे हो जाएगा। तो 6 में 4 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी 1.5 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये v की वैल्यू निकल गई। अब लिखेंगे इसलिए माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि इसका पहला खंड है। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा यहाँ पे c बाई v। c मतलब प्रकाश की जो चाल है, या निर्वात में चाल, और बटे माध्यम में चाल। तो लिखेंगे निर्वात में तरंग का वेग बटे माध्यम में तरंग का वेग। या फिर हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक को चाहे n या म्यू से दिखा दो। चलो हम यहाँ म्यू से दिखा देते हैं, c बाई v। c की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 पे 8 की घात, और v की वैल्यू निकली 1.5 गुणे 10 पे 8 की घात। तो 10 पे 8 की घात से तो कट जाएगा, तो 1.5 दूनी 3, यानी म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये इसका जवाब हो गया। इसका दूसरा पार्ट पूछा है माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। तो ये भी आ गया, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हो जाएगा, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 1.5 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। नंबर 3 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र का
व्यंजक यानी b की वैल्यू पूछा है। तो b बराबर समीकरण होता है b नॉट, और ये समीकरण काश में था तो काश लिखेंगे, अंदर था 6 × 10⁸ t + 4x, यही था। तो e और b के समीकरण में ये कोष्ठक के अंदर नहीं बदलता, जो चेंजिंग होती है यहाँ होती है। अब सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं, E0/B0 बराबर होता है c। तो B0 बराबर होगा E0/c। तो इसको लिख देंगे E0/c काश 6 × 10⁸ t-4x। तो E0 का मान 100 दिया है पहले से, और उसमें c से भाग करेंगे, यानी 100 काश 6 × 10⁸ t और -4x, और यहाँ नीचे रहेगा 3 × 10⁸। तो 100 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 33.33 होके जाएगा, और 10/8 को लिख सकते हैं 8। और यहाँ पे काश कोष्ठक में 6 × 10⁸ t-4x, ये होगा b का समीकरण, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आप इसको देखिए शुरुआत से। यह है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड, और सीरियल से इसका बिल्कुल जवाब है। जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा आप उसको पूछ सकते हो। ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 का तीसरा पार्ट। निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। दिया है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो इनके बारे में भी हमने पहले से लिख रखा है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने लिख दिया है, समय बच सके इसलिए। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, 3 पॉइंट है। इनकी चुंबकशीलता 1 से 2 के बीच होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं कम होती है, और चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के विरोध क्रमानुपाती होती है। एग्जाम्पल के लिए क्रोमियम और मैग्नीज। तो यहाँ पे आपको अनुचुंबकीय पदार्थ, और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ये लौह चुंबकीय पदार्थ, तीनों के बारे में हमने 3-3 पॉइंट और उदाहरण लिख रखा है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं। ये अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 का चौथा खंड है। एक प्रिज्म का कोण A है, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m है, और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी प्रिज्म का कोण A और डेल्टा m दोनों आपस में बराबर हैं। तो कहा है न्यूनतम विचलन की दशा में दिखाओ आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ये 3 लोगों को निकालना है। तो सवाल है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। सवाल में ही दिया हुआ है कि प्रिज्म कोण बराबर है न्यूनतम विचलन कोण की। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, यानी A की वैल्यू बराबर है डेल्टा m के। तो इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, उसको I से लिखेंगे। आपतन कोण का सूत्र होता है A + डेल्टा m/2। तो ये हो जाएगा A, और डेल्टा m को भी आप A लिख लो /2, यानी 2A/2, यानी केवल A हो गया। ये हो गया आपतन कोण का मान। निकालना है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं, उसका सूत्र होता है A/2। तो ये हो गया अपवर्तन कोण, और ये हो गया आपतन कोण। निकालना है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक n बराबर होगा sin I/sin R। sin I की जगह पे A लिख लो, और R की जगह पे A/2 लिख लो। sin A को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin A/2 cos A/2, और बटे में है sin A/2। sin A/2 से sin A/2 काट देंगे तो n की वैल्यू आएगी 2 cos A/2।
यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यह है सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। पीएन संधि में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत क्या होता है? अग्रधारा और पश्च धारा में अंतर बताओ। तो इसका जवाब भी हमने पहले से लिख दिया। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से और एन प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस। और इस दशा में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उन्हीं की वजह से विद्युत धारा बहती है, तो उस धारा को नाम हम देते हैं अग्र धारा। यह उसका पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। और जब पीएन जंक्शन के पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस या पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत। और ऐसी दशा में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण से विद्युत धारा बहती है और उस धारा को हम नाम देते हैं पश्च धारा। तो ये दोनों का डेफिनेशन, दोनों के बारे में छोटी छोटी जानकारी हमने लिख दी है, आप इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात बताओ। तो इसको भी हमने लगा दिया यहाँ पे, हम आपको समझाते हुए चलते हैं। हमने मान लिया है कि प्रोटॉन का वजन है यम। पहले तो हम यहाँ लिख दें प्रोटॉन को हम किससे लिखते हैं। प्रोटॉन को लिखते हैं 1h1 से, न्यूट्रॉन को लिखते हैं 1h2 से और अल्फा को लिखते हैं 2he4 से। ये दोनों के संकेत हैं। तो हमने मान लिया प्रोटॉन का वजन m और उसका आवेश e। ये जो नीचे लिखा है प्रोटॉनों की संख्या है और इन्हीं से आवेश पता चलता है। तो ये हमने लिख दिया। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अगर हमने इसके वजन को m कहा तो प्रोटॉन के वजन न्यूट्रॉन को हम 2m कहेंगे, क्योंकि ये देखो इसका डबल है। तो न्यूट्रॉन के वजन को हमने 2m मान लिया। अब इस पे भी आवेश वही है तो हमने उसके आवेश को e माना। उसके बाद अल्फा का आवेश हमने 2e मान लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो 2e। अल्फा का जो वजन होगा उसको हमने 4m मान लिया, क्योंकि ये m है, ये 2m है, ये हो गया 4m। ये तो ये हमने मान लिया। और सवाल में दिया हुआ है कि तीनों लोगों का वेग आपस में बराबर है। तो प्रोटॉन का परिक्रमण काल T का जो सूत्र होता है 2πm/qb, जहाँ q का मतलब आवेश है। तो प्रोटॉन पे आवेश E है, उसका वजन m है। ये हो गया प्रोटॉन के लिए परिक्रमण काल। न्यूट्रॉन के लिए तो 2π, m का मान 2m होगा न्यूट्रॉन का, और उसके लिए भी आवेश E ही है। तो ये हो गया 4πm/Eb। और अल्फा कण के लिए परिक्रमण काल 2π × m, तो m मतलब वजन 4m है और आवेश q का मान 2e है अल्फा के लिए। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये भी हो गया 4πm/Eb। इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब तीनों में निष्पत्ति यानी अनुपात बताना है। तो Tp यानी प्रोटॉन का परिक्रमण काल, उसके बाद न्यूट्रॉन का, उसके बाद अल्फा का। तो हमने ये तीनों वैल्यू को क्रमवार लिख दिया। अब हम πm/Eb से सब में भाग करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ये इनके परिक्रमण काल का अनुपात है। कभी कभी सेम सवाल में त्रिज्याओं का अनुपात या फिर ऊर्जाओं का अनुपात भी पूछा जाता है। तो ये सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट, ये पूरा का पूरा इसका जवाब है। आप इसको लिख लीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात करो। यहाँ पे एक LCR परिपथ है जिसमें से रेजिस्टेंस है 400 ओम और यहाँ पे जो इसका इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट और कैपेसिटर पर भी 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पे समीकरण है V की V बराबर 200 cos 50 πt वोल्ट। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, फिर जो जो निकालना है सबको निकाल डालेंगे। ये है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। रजिस्टर है पहले, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है। यहाँ पे V की वैल्यू है 200 cos 50 πt वोल्ट।
और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 120 वोल्ट, यहाँ पे भी वैल्यू है 120 वोल्ट और यहाँ पे दिया हुआ है 400 ओम। निकालना है परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव और प्रेरकत्व और संधारित्र के विभव के बीच कालांतर। इतना सारा चीज निकालना। तो जो जो दिया पहले लिख डालो। आर की वैल्यू दिया हुआ है 400 ओम। ये जो दिया है ये है VL, इसकी वैल्यू है 120। हकीकत में ये V0L दिया हुआ है, शिखर मान है ये, और ये भी V0 है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सिंपल V से ही लिखेंगे। तो ये V की वैल्यू 120 वोल्ट है और ये जो है ये VC है, कैपेसिटर का वोल्टेज 120 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि VL बराबर है VC के, लिखेंगे इसलिए परिपथ श्रेणी अनुनादी है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ। और श्रेणी अनुनादी परिपथ अगर है तो उसमें जो प्रतिबाधा होती है, यहाँ पे एक चीज और निकाल देते हैं जो कि तीसरे में जवाब में पूछा था कि दोनों के बीच में कलांतर बताओ। तो जब अनुनादी परिपथ हो तो दोनों के बीच कलांतर 180 डिग्री होता है। तो ये तीसरे का जवाब मिल गया डायरेक्ट। लिखेंगे प्रेरकत्व और संधारित्र, प्रेरकत्व और संधारित्र के विभव के बीच कलांतर 180 डिग्री है। ये ऐसा क्यों हम यहाँ पे चित्र में बना देते हैं। देखो इस तरफ होता है VR, इस तरफ होता है VL और नीचे होता है VC। तो यहाँ पे देखो जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो समझ लेना कि मुख्य जो वोल्टेज है वो रजिस्टर के डायरेक्शन में लगाया गया, यानी इन दोनों के बीच में जो कलांतर है वो 180 हो। क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो इनका अंतर शून्य हो जाएगा। शून्य कब होगा? जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 180 डिग्री का हो जाएगा तब। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कलांतर 180 डिग्री है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए परिपथ की प्रतिबाधा या प्रतिबाधा, अनुनादी परिपथ में जो प्रतिबाधा Z होती है वही R के बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए अब Z और R दोनों आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे I बराबर होगा संपूर्ण परिपथ के लिए V/Z। V की वैल्यू है 200 वोल्ट। यहाँ पे देखो ये जो दिया है यही है, तो ये 200 बटे Z की वैल्यू R के बराबर और R का मान है 400। तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। 200 में 4 से भाग करेंगे तो ये होगा आधा एम्पियर। यानी ये पहले सवाल का जवाब आया। परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर। अब दूसरा गायब है, उसको भी निकाल लेते हैं। वो है प्रतिरोध का विभव। प्रतिरोध का विभव VR पूछा, तो VR मतलब IR। I की वैल्यू 0.5 और R का मान 400 ओम, यानी हो गए 200 वोल्ट। और वैसे भी इसको निकाल सकते थे, जब ये दोनों गायब हो गए तो इस दिशा में ही जो वोल्टेज है वही इसका रिजल्ट है। ये जो यहाँ दिया है ये नेट रिजल्ट होता है, और ऐसे भी निकाल सकते। ये सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट और इसका ये पूरा सलूशन। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित की गणना कीजिए और उनके नाम लिखिए। दर्पण के ध्रुव में उसके फोकस बिंदु की दूरी, तो ये रहेगा ध्रुव से उसके फोकस की दूरी, और दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र की दूरी। इसको डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते हो और चित्र बना के हम आपको समझा भी देते हैं। गोलीय दर्पण, कौन सा गोलीय दर्पण है कुछ लिखा नहीं, उत्तल है कि अवतल। यह सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। मान लेते हैं कि हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, तो आपको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की खासियत मालूम होनी चाहिए।
कि पोल से सेंटर की दूरी r होती है और उसके मिड पॉइंट में f होता है। यानी जो फोकस दूरी होती है वो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वक्रता त्रिज्या, उसकी आधी होती है। तो इसका एक मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि ये पोल P है, तो इसका मतलब हो जाएगा PF की वैल्यू FC के बराबर होगी। अब सवाल में दिया हुआ है FC, यानी फोकस और सेंटर के बीच की दूरी इन्होंने दे रखा है, वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब P से F के बीच की भी दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई, और FC को ही फोकस दूरी कहेंगे, लिखेंगे, इसलिए F की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर है। सिंपल बात, इन्होंने दिया हुआ था ये चीज, चूंकि PF की वैल्यू होती है FC के बराबर और FC की वैल्यू इन्होंने दे रखी है पहले से 20, इसका मतलब PF की वैल्यू 20 है, और जिसे ही हम कहते हैं फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक को हम फोकस दूरी कहते हैं। और दूसरा इसमें पूछा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी यानी R की वैल्यू पूछा, तो लिखेंगे इसलिए R बराबर 2F, यानी 2 × 20 यानी 40 सेंटीमीटर। यह है सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। सिंपल इसका जवाब था। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, जो कि है सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। देखिए इसको, सवाल में दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य λ0 और दहली आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है, ये ν0 है। इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। लिखेंगे वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, या वह प्रकाश विद्युत प्रभाव में वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन का, या कह सकते हैं जिसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे हम कहते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। और उसके बाद दहली आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो दहली तरंगदैर्घ्य में महत्तम तरंगदैर्घ्य या अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, या जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न होती है, उसे दहली तरंगदैर्घ्य। और वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न होती है या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे हम कहते हैं दहली आवृत्ति। उसके बाद कहा है संतृप्त धारा और अंतक विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो संतृप्त धारा का मतलब होता है जिस समय किसी भी पदार्थ के संपूर्ण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाएं, उस समय उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। अंतक विभव का मतलब होता है विपरीत दशा में लगाया गया ऐसा विभवांतर जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को पूर्ण रूप से रोक दे, उसे हम कहते हैं अंतक विभव। ये किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जो संतृप्त धारा होती है ये आने वाली प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, और जो अंतक विभव होता है ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये इस सवाल का जवाब है। और उसके बाद यहाँ पे है पीएन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का आरेख खींचो। तो इस सवाल का जवाब और उसके बाद यहाँ से आगे के सवालों का जवाब हम आगे के पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि इस पार्ट में हमने जो कुछ समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का आपका कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं।